हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुमित सारडा यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मॉक टेस्ट पेपर। इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट के लिए 2 मॉक टेस्ट पेपर्स कंडक्ट करता है। पहला मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी आईसीएआई के वेबसाइट के अंदर में अपलोड हो चुका है। हम आज वो वाला मॉक टेस्ट पेपर कर रहे हैं जो कि जुलाई 2020 अटेम्प्ट के लिए है। शायद अगर ये अटेम्प्ट स्किप होता है तो नवंबर 2020 से रिलेटेड ये मॉक टेस्ट पेपर हो सकता है। मॉक टेस्ट पेपर, जैसा कि मैंने आज तक का पास्ट ट्रेंड देखा है कि जनरली मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर में से एक क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट के फाइनल एग्जाम में आता ही है, तो वो मार्क्स को अश्योर कराता है। एंड सिंस इट इज फॉर योर प्रैक्टिस, इसके थ्रू हमारे बहुत सारे कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाते हैं। सो दैट इज वाई आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा मॉक टेस्ट पेपर। बट बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको पहले कुछ बातें अनअकैडमी के लिए बोल दूंगा। सबसे पहले तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जैसा कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूं, कि प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने एप्पल स्टोर के अंदर में या फिर आपका गूगल प्ले स्टोर के अंदर में जाइए और वहां पे जाके आपको अनअकैडमी के ऐप को करना है सर्च, अनअकैडमी के ऐप को करना है इंस्टॉल। उसके अंदर जाना है सीए फाइनल में और सीए फाइनल के अंदर जाना है सीए फाइनल प्लस के अंदर। अब सीए फाइनल प्लस के अंदर में आपको यहाँ कई सारे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप इस शीट के ऊपर देख सकते हैं 4500 मिनिमम टू मैक्सिमम 24,000 टू 36,000। इस फीस में कंसिडर इट लाइक अ नेटफ्लिक्स का चैनल या अमेजॉन प्राइम का चैनल। अंदर जितने भी फैकल्टीज है हर एक सब्जेक्ट के लिए इस दौरान आप उन्हें अनलिमिटेड व्यूज, अनलिमिटेड एक्सेस फॉर दिस पीरियड देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर दिया है और जैसा कि इस फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अगर आप इंडिविजुअली किसी भी फैकल्टी के सब्जेक्ट्स को लेते हैं तो दिस फीस इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। यस, ये लाइव क्लासेस रहेगी, यानी आप लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं टीचर के साथ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय अगर आप अवेलेबल नहीं थे तो आप पीछे से वो वीडियो को नहीं देख सकते। वीडियोस को ऑफलाइन भी देखा जा, ऑफलाइन आई मीन लाइव नहीं देख के बाद में भी ऐप के थ्रू देखा जा सकता है। मोरोवर, अगर आप सुमित सीए कोड यूज करते हैं तो आपको 10% इसके अंदर में फर्दर डिस्काउंट भी मिलता है। सो दिस इज वॉट द इनिशियल इज ऑल अबाउट। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मॉक टेस्ट पेपर को लेके। मेरा पहला रिक्वेस्ट रहेगा स्टूडेंट से, प्लीज ओपन द मॉक टेस्ट पेपर, बोथ क्वेश्चन एंड आंसर शीट, क्योंकि जनरली आप साथ साथ में लिखते नहीं हैं, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ओपन कर दीजिए एंड देन। चलिए दोस्तों, हम करते हैं कंटिन्यू हमारा कंसेप्ट। 2 क्वेश्चंस है इन मॉक टेस्ट पेपर के जो मैं ऑल टुगेदर अलग से आप लोगों को समझाऊंगा। एक क्वेश्चन तो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो जस्ट हमारा स्किप हुआ है, और यानी 3A है, वो 3A वो मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा। दूसरा एक आएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कि क्वेश्चन चेन होल्डिंग का है। ये दोनों को काफी डिटेल गाइडलाइन चाहिए, इसलिए ये 2 मैं इन वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूं, बाकी तो हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूं विथ बी। एन एंटिटी विच फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर एज कैलेंडर ईयर grants 1000 share appreciation right यानी cash settled share based transactions, 40 management employees on 1st January 2005. SAR provides the employees to right to receive cash equal to intrinsic value of entity's share price. All of the rights vest on 31st December 2006. डेट्स का ध्यान रखिएगा, 2 साल। हमें फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च पढ़ने की आदत है, यहाँ जनवरी टू दिसंबर है, तो 2005 पूरा 1 साल है, 2006 पूरा 1 साल है। हम जनरली वो 5-6 को 1 साल पढ़ते हैं, हम लोगों को ये आदत होती है, तो गड़बड़ कर लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। एंड कैन बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग 2007-2008। ये कंसेप्ट SAR से रिलेटेड है, मैं बताऊंगा आपको। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ SAR इज 11 एंड एस्टिमेट्स 10% ऑफ द एम्प्लॉइज विल लीव evenly during 2-year period। इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझ लीजिए। 10% will leave evenly during 2 years। 2 सालों में 10% लोग छोड़ के चले जाएंगे, 10% पर एनम नहीं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है नहीं हर साल 10% छोड़ के जाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। 10% evenly in 2 years, यानी टोटल 10%, 40 में से 4 गए 36। The fair value of the SAR at the end of each period is given below। हर साल के एंड में SAR की वैल्यू दी हुई है। कुछ बातें समझ लीजिए। जब भी कैश सेटल ट्रांजैक्शन होता है इंड AS 102 में, तो आप उसे लायबिलिटी अज्यूम करते हो, इक्विटी नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी आप कैश सेटलमेंट कर रहे हो तो आप हर साल पे एंड पे उस ऑप्शन की जो फेयर वैल्यू है उस पे उसे अकाउंट करते हो। अनलाइक ईसॉप
ग्रैंड डेट पे जो फेयर वैल्यू है उसको कवर करता है, एसएआर हर साल के एंड में जो फेयर वैल्यू है उसको कंसिडर करता है। समझ गए? ये पॉइंट नंबर 2 जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 3, लायबिलिटी का वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन के हिसाब से आने वाले 2 साल 2007 2008 इन दोनों में से कोई भी साल में वो बंदा अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, बराबर। 2007 या 2008 इन दो में से कोई भी साल में। तो उस समय जब वो एक्सरसाइज करेगा तब जो बाजार भाव होगा उसे हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके बेसिस पे आप उसे पेमेंट दोगे। यानी आगे जाके भी फेयर वैल्यू चेंज हो सकती है, हमें क्या पता तब बाजार भाव क्या रहेगा, यानी वेस्टिंग पीरियड के बाद भी फेयर वैल्यू चेंज हो सकता है। इसीलिए इस लायबिलिटी को हम फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे इवन आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, और तब भी हम डिफरेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। यहां तक समझ गए पूरा का पूरा? तो आपको हर साल की फेयर वैल्यू दी है। 10% ऑफ द एम्प्लॉइज लेफ्ट बिलो बिफोर 2006, एस्टिमेटेड था 10% छोड़ के जाएंगे, एक्चुअली भी 10% ही छोड़ के गए। 31 दिसंबर 2007, अब मैं इस डेट पे बाद में आता हूं, पहले 2 साल 2005 2006 में क्या हुआ हम पहले ये देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, अगर मैं 31 दिसंबर 2005 की बात करूं, 31 दिसंबर 2005, तो यहां पे हम लोगों को लिखना है पीएनएल डेबिट टू स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स आउटस्टैंडिंग, पूरा का पूरा लिखेगा। पीएनएल की जगह एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट कर सकते हैं आप। 40 एम्प्लॉइज इंटू 90%, क्योंकि 10% तो छोड़ के चले जाएंगे, इंटू 1000 ऑप्शंस दे रहे हैं बराबर हर एम्प्लॉय को, इंटू फेयर वैल्यू एट द ईयर एंड, फर्स्ट ईयर के एंड में फेयर वैल्यू 12 रुपए थी तो मैं 12 रुपए ले लूंगा, इंटू 1/2, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड था तो 40 इंटू 90% इंटू 1000 इंटू 12/2, 2,16,000 रुपीज, 2,16,000 रुपीज। क्लियर है? 31 दिसंबर 2006 पी एंड एल टू एसएआर आउटस्टैंडिंग 40, और फाइनली हमको पता है इस दिन 10% एम्प्लॉय छोड़ के चले गए थे, इंटू 1000। अब इस दिन का वैल्यू गिर गया, इस दिन का वैल्यू था 8 रुपए, तो 8 रुपए माइनस, क्योंकि अब इंटू 2/2, इंटू 2/2, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड हो गया, माइनस जो खर्चा ऑलरेडी एक्सपेंस हो गया, सीधी बात है डबल थोड़ी ट्रीट करना है, इसीलिए पुराना वाला माइनस कर देंगे, 2,16,000 इसमें से हो जाएंगे माइनस। सो 36 इंटू 1000 इंटू 8 माइनस 2,16,000, 72,000 रुपीज का एक्सपेंस बुक होगा इस साल में। समझ गए? ये हुए 2 साल। तो ये पहले 2 साल की कहानी। फिर हम आते हैं 31 दिसंबर 2007 पे, और यहां से हमें स्टोरी आगे पढ़ना है, बराबर। यहां उन्होंने बोला 31 दिसंबर 2007 व्हेन इंट्रिंसिक वैल्यू वाज 10, ये समझ लीजिए जिस दिन एक्सरसाइज हो रहा है उस दिन की वैल्यू बताता है वो 10। 6 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन, कितने थे? 36 एम्प्लॉइज, कितने थे? 36। 36 में से 6 एम्प्लॉइज हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन, ठीक है, 6 एम्प्लॉइज हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो यहां पे मैं लिखूंगा एसएआर आउटस्टैंडिंग डेबिट टू कैश, कैश में मुझे पे करना है 6 एम्प्लॉइज को 1000 ऑप्शंस के हिसाब से 10 रुपए, 6 1000 इंटू 10 60,000 रुपीज, ठीक है। कितना पे करना है? 60,000 रुपीज। तो आपने 60,000 पे कर दिया। उस साल के एंड में 31 दिसंबर 2007 अभी भी 30 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो ऑप्शन एक्सरसाइज करने के हैं, और वो कब करेंगे? अभी भी 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड बचा है। 2008 हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, 2007 2008 2 साल है एक्सरसाइज के लिए अवेलेबल। तो अब बोला गया है कि भाई 13 रुपए की फेयर वैल्यू है इस साल के एंड में, ये जो साल है इस साल के एंड में फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? 13 रुपए। तो अपने को अब एक्सपेंस 13 रुपए के हिसाब से 29 एम्प्लॉइज का बुक करना है, समझ में आया? 29 एम्प्लॉइज का, ये साल के एंड में ही पी एंड एल टू एसएआर आउटस्टैंडिंग 13 रुपए इंटू 1000 इंटू 30 एम्प्लॉइज, टोटल इतना एक्सपेंस बुक करना है, माइनस जो एक्सपेंस आप पहले से बुक कर चुके हो, पहले से आप कितना एक्सपेंस बुक कर चुके हो? 2,16,000 और 72,000, टोटल 288 बराबर 288। पर ये 288 में से
60,000 तो अपन ने पे कर दिया और अपन ने रिवर्स भी कर दिया इस एंट्री के दौरान, रिवर्स भी कर दिया अपन ने। तो नेट अगर मैं देखूं तो नेट हो गया 228 करेक्ट है। तो ये हो गया 13 इंटू 1000 इंटू 30, 3,90,000 माइनस 2,28,000 जो कि होता है 1,62,000। तो हमें खर्चा कितना बुक करना है, हमें खर्चा बुक करना है 1,62,000। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ गए। चल अब आ जाते हैं आखिरी साल में, 31 दिसंबर 2008, when the intrinsic value is equal to 12, 12 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू चल रहा था, 12 रुपए का। तो अब मैं लिखूंगा पीएनएल, पहले तो अपने को उनको पेमेंट देना है, एसएआर आउटस्टैंडिंग टू कैश 12 रुपए, 30 एम्प्लॉइज इंटू 1000, ठीक है, 3,60,000, 3,60,000 रुपीज। यहां तक समझ गए? पर आपने अभी तक का जो एक्सपेंस बुक किया वो तो 13 के हिसाब से किया था, 3,90,000 रुपए था, बराबर है 3,90,000। तो अपन ने तो 60,000 ही पे किए, 360 पे किए, 30,000 कम पे किए अपन ने। तो ये 30,000 आपके इस साल हम पीएनएल में करेंगे क्रेडिट। ध्यान रखो पीएनएल में क्रेडिट होगा। ईसॉप की जैसी अकाउंटिंग मत करना, ईसॉप में आप इसको रिजर्व में डाल देते हो, यहां एसएआर में ऐसा नहीं होता है। आइए देखते हैं, 72, 162, 60, 30,000 रुपीज की क्रेडिट एंट्री आपको दिख जाएगी यहाँ पे, शेयर बेस्ड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्लियर है? पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ गए क्या आप लोग? ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये हो गया हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट, बहुत ही इजी चैप्टर रहता है, इतना कोई हार्ड डिफिकल्ट कंसेप्ट उसके अंदर में कुछ भी नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी EFG enters into a property lease with H, initial term of the lease is 10 years। तो ये क्वेश्चन देखो 16 मार्क का आया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 नया नया ऐड हुआ है लीजेस, उससे सीधा सीधा 16 मार्क का एमटीपी में क्वेश्चन पूछा है। मैं तो एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, नया नया स्टैंडर्ड है, पहली बार एग्जाम में पूछा जाएगा। विथ 5 ईयर रिन्यूअल टर्म, इकोनॉमिक लाइफ इज 40 years and fair value of the property is 50 lakh rupees। Company EFG has the option to purchase the property at the end for 30 lakh, at the end of lease term for 30 lakh। लीज इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हर साल के बिगिनिंग में पे करना है, ये ध्यान रखिए। जो पहला लीज पेमेंट है वो डिस्काउंट नहीं होगा, ये बस अभी एक हिंट दे दे रहा हूँ, पहला लीज पेमेंट डिस्काउंट नहीं होगा क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर पेमेंट है। द फर्स्ट एनुअल पेमेंट ऑफ 5 लाख विल इंक्रीज 3% एवरी ईयर, हर साल 3% से आपका ये जो रेंट है वो बढ़ जाएगा। द इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.04, ये डिस्काउंट रेट बता रहा है। H gives EFG an incentive of 2 lakhs payable in the beginning of year 2, payable in the beginning of year 2 मतलब end of year 1, end of year 1 which is normal tenant improvement। EFG is reasonably certain to exercise the purchase option। How would EFG measure the right to use asset and lease liability? तो नया नया स्टैंडर्ड है, हम लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है और उस हिसाब से हमें आंसर करना है। तो रफली हम लोग इस एसेट को और लाइबिलिटी को दोनों को 50 लाख रुपीस पे अकाउंट कर लेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, राइट टू यूज एसेट। इस एसेट को 50 लाख के एसेट को उस एसेट की लाइफ पे, उस एसेट की लाइफ पे, ठीक है ना, क्योंकि हम खरीदने वाले हैं, क्योंकि हम एसेट को खरीदने वाले हैं, इसीलिए उस एसेट की लाइफ पे 40 सालों में डिप्रिशिएट कर देंगे। आने वाले 40 सालों में एसेट पूरे तरीके से हो जाएगा डिप्रिशिएट। ठीक है, यहां तक क्या समझ गए? अब देखिए ये तो ठीक है, 40 सालों में हो जाएगा डिप्रिशिएट। जो लीज लाइबिलिटी है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो समझ लो। लीज लाइबिलिटी को आप नॉर्मल जैसे इंड एएस का अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का टेबल बनाते हैं वैसा बनाएंगे। ये देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे, 50 लाख की लाइबिलिटी, उसमें से पहले 5 लाख पे कर दिए, 5 लाख पे कर दिए, तो फिर बचे कितने? बचे आपके 45 लाख रुपीस। तो फर्स्ट ईयर में 45 लाख रुपीस के ऊपर 9.04% का इंटरेस्ट आ गया। देखिए 406,800 कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वरना ये टेबल नहीं समझेगा। स्टूडेंट यही सोचता रहता है ये 406,800 आया कहां से था, ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो 406,800 ऐड हो जाएगा आपके 45 लाख रुपीस में, 406,800 दोनों को ऐड किया तो 49,06,800। नेक्स्ट ईयर आपने 3,15,000 पे किए। ठीक है, कितने पे किए? 3,15,000। तो मैं पहले 3,15,000 माइनस कर देता हूँ,
विच मेक्स इट 4591,800, 4591,800। वो अमाउंट पे मैं 9.04% का इंटरेस्ट ले लेता हूँ, विच टर्न्स आउट टू बी 451099। ये ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन टिल द एंड ऑफ 10th ईयर, और फाइनली 10th ईयर के एंड में ही हो जाएगा जीरो, लीज लाइबिलिटी जीरो। ठीक है, अब इसके आगे का कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। प्रिंसिपल पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यहाँ पे नेगेटिव 91,800 दिया हुआ है। ये डिफरेंस है, आप समझिए वो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं 415099, जो आपने इंटरेस्ट निकाला 415099, उससे 3,15,000 रुपये माइनस करता हूं तो 406,800 माइनस 3,15,000, तो उन दोनों का डिफरेंस आता है, ये और ये। ठीक है ना, आप ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट में से हमने सिर्फ 3,15,000 पे किया, बाकी का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो गया, इसका मतलब वो है। वो लाइन कोई काम की नहीं है, आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको उसके कारण। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस लीजेस इज ऑल अबाउट। आई होप इंडिया 116 लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आया होगा। एक्सपेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन कीजिए एग्जाम में, अगर आएगा तो। बहुत सारे ट्रिकी कंसेप्ट्स भी है इंडिया 116 में। मॉडिफिकेशन लीज है, कैंसिलेशन ऑफ लीज है, फॉरफीचर ऑफ लीज है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है। अवॉइड कीजिए, मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा, पहला अटेम्प्ट है, यही क्वेश्चन ध्यान में रखिए। फाइनेंस लीज से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन आएगा ना, जिसे आप पहले फाइनेंस लीज बोलते थे, उस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लेट्स अस लुक एट बी पार्ट, डी लिमिटेड इशूज प्रेफरेंस शेयर्स टू जी लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर्स of rupees 10 lakh. Holder has the option to convert these preference shares into fixed number of equity shares. Fixed number of equity shares up to a period of 3 years. If the option is not exercised by the holder, the preference shares are redeemed at the end of 3 years. 3 साल बाद में इसे redeem कर देंगे। तो ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो एडेड है, आप पास वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करके कंसेप्ट है। ऑप्शनली कन्वर्टेबल इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में दोनों स्प्लिट होता है, लायबिलिटी और इक्विटी। तो विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाल के रखा है इसके ऊपर काफी डिटेल में। कूपन रेट है आरबीआई रेट प्लस 1%, आपको आरबीआई का बेस रेट दिया है 4%। ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सॉरी, आप 1% एक्स्ट्रा दे रहे हो। प्रिवेलिंग मार्केट रेट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन है आरबीआई रेट प्लस 4%, और आरबीआई का बेस रेट है 9%। तो होगा क्या, देखो 3 साल का एग्रीमेंट है। Preference shares of 10 lakh convert into fixed number of shares at the end of 3 years. If it is not exercised, they carry a coupon rate of RBI rate plus 1%. यानी हम बात करते हैं 3 सालों की। इन 3 सालों में अगर मैं यहां पे देखूं तो 10 लाख का RBI रेट है 9% प्लस 1% 10%। आप हर साल 10% का इंटरेस्ट देंगे, यानी 1 लाख 1 लाख, और एंड में वो चाहे तो शेयर्स भी ले सकता है, चाहे तो कैश भी ले सकता है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, इसीलिए 10 लाख भी लेंगे। हम निकालेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी एट द रेट ऑफ आरबीआई रेट प्लस 4%, यानी 13%। ठीक है, 0.8849, 0.7831, 0.693। So this is 88,490, 78,310, 7,62,300, 929,100। तो ये हो गया आपका लायबिलिटी कंपोनेंट। अगर इक्विटी कंपोनेंट की बात करूं तो 10 लाख रुपए जो आपको मिले हैं, मैं उससे कर देता हूं सब्ट्रैक्ट, तो 70,900 का हो जाएगा इक्विटी कंपोनेंट। बस ये स्प्लिट बताना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखिए 70,835 लिखा है, मेरा 70,900 है। क्लियर है कंसेप्ट। अगला वाला क्वेश्चन है 5 विच इज कंसोलिडेशन। मैं उसे अभी कवर नहीं कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। सो आई एम मूविंग अहेड राइट नाउ, एंड ये बी आई बिलीव अलग है ना, हाँ, तो हम करेंगे बी से स्टार्ट। एंटिटी एंटर्स इनटू 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ईच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सेल ऑफ 1 प्रोडक्ट ऑफ 50 रुपीज। कैश इज रिसीव्ड व्हेन द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड। जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा तब कैश मिलेगी।
Entity's customary business practice is to allow customers to return any unused product within 30 days and receive full refund. अगर आप satisfied नहीं है प्रोडक्ट से 30 दिन में हमें रिटर्न कर दीजिए, हम आपको पैसे रिफंड कर देंगे. Entity's cost of each product is 30. Since the contract allows customer to return the product, consideration received is variable. ये इंड AS 115 का कंसेप्ट है. अगर प्रोडक्ट रिटर्नेबल है, आप रेवेन्यू सिर्फ उतने प्रोडक्ट्स की रिकॉग्नाइज करोगे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिटर्न नहीं होंगे, और बाकी का जो पैसा मिला हुआ है उसको कस्टमर लायबिलिटी अकाउंट में डाल दो. कस्टमर लायबिलिटी, जब वो 30 डेज का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद ही उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना. ठीक है, चलो. Since the contract allows it, it is considered to be variable. Using expected value method, the entity estimates 970 products will not be returned. यानी आप रेवेन्यू 970 की तो निकाल लो, बचे हुए 30 एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटर्न हो सकते हैं. Estimates the cost to recovery will be immaterial. Determine the accounting. तो अकाउंटिंग करते समय आपको 1000 प्रोडक्ट्स 50 के हिसाब से 50,000 रुपए की कैश मिली है. So what will you do? You will record cash 50,000. पर जब आप रेवेन्यू निकालेंगे तो रेवेन्यू आप सिर्फ 970 प्रोडक्ट्स की कंसिडर करेंगे. 970 प्रोडक्ट्स की, डेट मेक्स इट 48,500. और जो बचे हुए 30 प्रोडक्ट्स की 1500 है उसे हम लोग रिफंड लायबिलिटी अकाउंट में डाल देंगे. देख रहे हैं ना, रेवेन्यू मैंने बताया 48,500, रिफंड लायबिलिटी मैंने आपको बताया 1500. क्लियर है? तो ये रिफंड लायबिलिटी यहां पे आ जाएगा. चलिए, क्लियर. कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, कॉस्ट ऑफ सेल्स वो 30 रुपीज के हिसाब से आया. ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 30 रुपीज के हिसाब से, कितने 1000 प्रोडक्ट्स थे आपके, 1000 प्रोडक्ट्स के हिसाब से 30,000 रुपीज हो रहा है. पर इनमें से 30 प्रोडक्ट्स को हम एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. 30 यूनिट्स के जो 900 रुपए उनको हम एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि द प्रोडक्ट लाइज विद कस्टमर, वो बोल के प्रोडक्ट केप्ट एट कस्टमर्स प्रेमाइस. ठीक है, सो इग्नोरिंग ए कंप्लीटली, बी 48,500, रेवेन्यू 48,500, रिफंड लायबिलिटी 1500, एसेट 900 का दिखेगा एज वी हैव डिस्कस्ड. आगे बढ़ेंगे. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. 1st April 2001, fair value of the asset of XYZ defined benefit plan. अब क्वेश्चन आ गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का, एम्प्लॉई बेनिफिट्स. ठीक है, valued at 20,40,000 and present value of defined benefit obligation is 21,25,000. Before moving ahead, कुछ बातें बता देता हूं इसी कंसेप्ट से रिलेटेड. बैलेंस शीट अगर किसी भी एंटिटी की आप ओपन करोगे तो आपको एक 3 कॉलम स्टेटमेंट दिखेगा. एक होता है डिफाइंड प्लान एसेट, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, और एक होता है उसका नेट फिगर. और नेट फिगर बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. अगर मैं इस साल की शुरुआत की बात करूं 1 अप्रैल 2001, तो आपके पास डिफाइंड प्लान एसेट है 20,40,000 के, 20,40,000 के, और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है आपके पास 21,25,000 की. आपकी बैलेंस शीट में डिफाइंड प्लान एसेट कोई एसेट अकाउंट में नहीं दिख रहा होता है और ऑब्लिगेशन लायबिलिटी अकाउंट में नहीं दिख रही होती. नेट दिख रहा होता है 85,000 रुपीज लायबिलिटी साइड में दिख रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स. नेट दिखता है, हम हमेशा इनको नेट ऑफ करके दिखाते हैं. अगर एसेट साइड ज्यादा है तो फिर वो उसको दिखाया जाता है. ठीक है, अब देखिए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ाते हैं. ऑन 31st March 2002 द प्लान रिसीव्ड कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंटिंग टू 4,25,000. ये है इन्वेस्टमेंट्स. आप क्या कर रहे हो, आप एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां से जैसे जैसे एम्प्लॉइज रिटायर होंगे पैसे निकालोगे और लोगों को दे दोगे. वो जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं डिफाइंड प्लान एसेट. तो आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो कंट्रीब्यूशन जाएगा उस डिफाइंड प्लान एसेट के अंदर 4,25,000 रुपीज. ठीक है, 4,25,000 रुपीज. आगे वो बोलता है पेड आउट बेनिफिट्स ऑफ 2,55,000. यानी इस बार जो एम्प्लॉइज रिटायर हुए उनको आपने 2,55,000 रुपीज पे किए. तो सीधी बात है, आप जो भी पे करोगे वो आप इसी इन्वेस्टमेंट्स में से निकालोगे.
अब आप क्या कर रहे थे, आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे और साथ साथ में लाइबिलिटी भी अकाउंट कर रहे थे कि भाई एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज को आगे जाके रिटायरमेंट पे पेमेंट देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी थी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अब आपने 255 की लाइबिलिटी पे कर दी तो सीधी बात है ऑब्लिगेशन आपका कम हो गया, ऑब्लिगेशन आपका कम हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। द करंट सर्विस कॉस्ट इज 5,10,000। करंट सर्विस कॉस्ट मतलब करंट ईयर का प्रोविजन। करंट सर्विस कॉस्ट जब भी पढ़ेंगे तो ये समझ लीजिए वो बोल रहा है करंट ईयर का प्रोविजन, यानी इस बार की आपकी लाइबिलिटी का हिस्सा कितना, आगे जाके एम्प्लॉइज रिटायर होंगे तो उसका, उससे रिलेटेड अभी की आपका जो एक्सपेंस है वो कितना बनता है, वो हो गया आपका 5,10,000 रुपीज। 5,10,000 रुपीज, उतने से आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखिए, सिर्फ एक बेनिफिट्स पेड कॉमन है जो दोनों में आता है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड प्लान एसेट, बाकी कोई भी खर्चा दोनों में नहीं आएगा, सिर्फ एक में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट इज 5% इज टू बी अप्लाइड टू प्लान एसेट एंड ऑब्लिगेशन, दोनों को 5% का इंटरेस्ट रेट लगाना। अब देखिए आपने ये जो करंट सर्विस कॉस्ट किया ये ईयर एंड पे निकाला, कंट्रीब्यूशन आपने ईयर एंड में किया, बेनिफिट्स पे आपने ईयर एंड पे किए, तो हम जो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे एट द रेट ऑफ 5%, तो जो ओपनिंग था वो तो साल भर आउटस्टैंडिंग था, बाकी तीनों एंट्री आपकी ईयर एंड पे हुई, यानी जो इंटरेस्ट आएगा वो ओपनिंग पे आएगा। कि मैंने 20,40,000 रुपए इन्वेस्ट करके रखे थे, उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट हो गया 1,02,000, और 21,25,000 रुपए के मेरे ऑब्लिगेशंस थे, उसके ऊपर भी मैं डिस्काउंटिंग कंसेप्ट लगा रहा हूं, इसीलिए इंटरेस्ट ले लूंगा 1,06,250। नेट अगर हम देखें 4,250 का इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट इज 23,80,000, जो क्लोजिंग दिया है आपको 31 मार्च 2002 का क्लोजिंग, वो दिया है 23,80,000, समझ गए? और क्लोजिंग दिया है ऑब्लिगेशन का 27,20,000, 27,20,000, ये हो गए आपके क्लोजिंग्स। प्रोवाइडर रिकंसिलिएशन, तो आपको पूरा रिकंसिलिएशन बनाना। अब रिकंसिलिएशन मतलब क्या, जो बैलेंस बचा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एक्चुरियल गेन, एक्चुरियल लॉस, इन्वेस्टमेंट गेन, इन्वेस्टमेंट लॉस। डिफाइंड प्लान एसेट में जो डिफरेंस है वो गया इन्वेस्टमेंट गेन, इन्वेस्टमेंट लॉस, और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में जो है वो है एक्चुरियल गेन, एक्चुरियल लॉस। तो पहले डिफाइंड प्लान एसेट निकाल लेता हूँ, 20,40,000 प्लस 4,25,000 माइनस 2,55,000 प्लस 1,02,000, ये आ रहा है 23,12, पर एक्चुअल है 23,80, तो 68,000 का इसमें है आपको गेन। ठीक है, गेन 21,25,000 माइनस 2,55,000 प्लस 5,10,000 प्लस 106,250, ये आ रहा है 24,86,250, मैंने खुद तो गड़बड़ की है। 21,25,000 प्लस 5,10,000 माइनस 2,55,000 प्लस 106,250, हाँ, माइनस 27,20,000, लाइबिलिटी 2,33,750 से ज्यादा है, तो ये हो गया आपका एक्चुरियल लॉस। तो अगर हम नेट बोलें तो 1,65,750 का लॉस, 23,80,000 माइनस 27,20,000, आपकी लाइबिलिटी हो गई 3,40,000। तो अगर आप राइट साइड कॉलम का भी टोटल देखेंगे तो वो भी वही आएगा। आइए आंसर मैच करते हैं हम लोग। 68,233,750, 68,233,750, जो बैलेंसिंग फिगर है वो सेम है। तो बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं रिटर्न ऑन गेन और एक्चुरियल लॉस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप यहां तक के पूरा का पूरा क्लियर होगा। इंडिया 19 थोड़ा सा फास्ट सॉल्व किया हम लोगों ने इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर ₹1,000, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्वेश्चन है। एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट the entity gives customer 40% discount vouchers for future purchase up to ₹1,000। अगर आप फ्यूचर में 1,000 तक की खरीदी करोगे तो हम आपको 40% डिस्काउंट देंगे। तो आपने वाउचर्स दिए हैं जो वैलिड है नेक्स्ट 30 डेज। एंटिटी इंटेंड्स टू ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन सेल्स फॉर नेक्स्ट 30 डेज। एंटिटी बोलती है आने वाले 30 दिन में हम वैसे भी 10% डिस्काउंट देंगे, वैसे भी 30% डिस्काउंट देंगे, और आप वाउचर कितने के बांट रहे हो, 40%। यानी आप ये समझो कि आप एक्चुअली नेट 30% ही डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो।
द 10% डिस्काउंट कैन नॉट बी यूज इन एडिशन टू 40%, यानी नेट सिर्फ 30% का फायदा देने की बात हो रही है. एंटिटी बिलीव देयर इज 80% लाइक्लीहुड दैट कस्टमर विल रिडीम द वाउचर. कस्टमर इस वाउचर को रिडीम करेगा, इसके चांसेस सिर्फ 80% है एंड विल परचेज फॉर ₹500. चलिए आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं. इंडिया 115 का कंसेप्ट है. इंडिया 115 बोलता है कि चलो आज आपने ₹1000 का सेल किया, पर आपने साथ में 40% का वाउचर दे दिया. तो इसका मतलब आपने कस्टमर को दो चीजें दी है. एक ₹1000 के गुड्स जिसकी फेयर वैल्यू भी 1000 है, और दूसरा आपने उसे वाउचर दिया है. वो वाउचर वो फ्यूचर में यूज करेगा, उस वाउचर को फ्यूचर में यूज करेगा. ₹500 तक की खरीदी करेगा, बराबर. ₹500 तक की खरीदी करेगा, जिसपे आप उसे बेनिफिट दोगे 30% का. उसको बेनिफिट कितना मिलेगा? 30%. वैसे तो आप 40% दे रहे हो, पर 10% तो उसे वैसे भी मिलेगा. दैट मीन्स उसे फ्यूचर में बेनिफिट कितना मिलेगा? 40%, 30%. पर इसे यूज करने के चांसेस सिर्फ 80% है. क्वेश्चन बोल रहा है लाइक्लीहुड इज ओनली 80%, यानी एवरेज में अगर मैं बोलूं तो मैं कस्टमर को न केवल ₹1000 के गुड्स दे रहा हूं, मैं उसे 500 इंटू 30% इंटू 80% 120 के गुड्स एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यानी कि 1120 का बेनिफिट दे रहा हूं. ₹1000 लेके मैं उसे बेनिफिट दे रहा हूं 1120 का. ₹1000 लेके मैं उसे बेनिफिट दे रहा हूं 1120 का. 120 कैसे आया? फ्यूचर में वो 500 की खरीदी करेगा, मैं उसे दूंगा 30% बेनिफिट. आज वो ₹1000 ले जा रहा है, इसीलिए वो फ्यूचर में जब 500 की खरीदी करेगा मैं उसको दूंगा 30% बेनिफिट. ठीक है, इस लॉजिक की बात नहीं करें. इंडिया 115 अगेन हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, हमारा फोकस मॉक टेस्ट पेपर है इस वक्त, इसलिए. तो मैं उसे बेनिफिट दूंगा ₹150 का, पर ₹150 का बेनिफिट वो अवेल करेगा, इसके चांसेस सिर्फ 80% है. तो बचे हुए 20% की मैं अकाउंटिंग ही क्यों करूं? मैं सिर्फ 80% की करूंगा, चांसेस ही कम है. तो यानी कि मैं आज उसे ₹1000 के बदले 1120 का बेनिफिट दे रहा हूं, 1120 का बेनिफिट दे रहा हूं. तो आज के ₹1000 को मैं इस रेशियो में बांटूंगा. आज के ₹1000 को मैं इस रेशियो में बांटूंगा 1000 इंटू 1000 बाय 1120 एंड 1000 इंटू 120 बाय 1120. So 1000 into 1000 by 1120 is nothing but 893, and 1000 into 120 divided by 1120 is nothing but 107. ये रेवेन्यू आज रिकॉर्ड करना है, और बाकी की रेवेन्यू डिफर्ड रेवेन्यू है जो फ्यूचर में रिकॉर्ड होगी. ₹107. कोशिश किया है मैंने फास्ट ट्रैक में, कंसेप्ट तो नहीं समझा पाया, कैलकुलेशंस आपको समझाने के लिए ऐसा मैं बोल सकता हूँ. 1120 आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने 890 और 110 किया है, राउंड ऑफ किया है, मैंने राउंड ऑफ नहीं किया. तो 890 का रेवेन्यू हम इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देंगे एज स्पेसिफाइड एंड एलोकेट्स 110 डिस्काउंट वाउचर रेवेन्यू ओवर द फ्यूचर व्हेन इट विल एक्सपायर. क्लियर, वही चीज बोली गई है. आइए आगे बढ़ेंगे. ST लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल एन एसेट. कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, भैया तेरे को एक एसेट बेचेंगे. कंट्रोल ऑफ द एसेट विल ट्रांसफर इन 2 years. ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला क्वेश्चन है. 2 साल बाद कंट्रोल ट्रांसफर होने वाला है. कस्टमर इंक्लूड्स 2 अल्टरनेटिव. 5000 इन 2 years व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन द कंट्रोल, 2 साल में. 4000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड. कस्टमर इलेक्ट्स टू पे 4000. कस्टमर ने आज आपको ₹4000 दिए हैं. ST लिमिटेड कंक्लूड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ टाइम when the customer pays for the asset and transfers it as well as the prevailing market interest rate. Implicit rate है 11.8%. However, entity determined the rate to be used by adjusting a 6%. Now what to do? आज आपको ₹4000 मिले, हम उसे बोलेंगे कस्टमर एडवांस. आज जो 4000 मिले उसको हम बोलेंगे कस्टमर एडवांस. आने वाले 2 साल कंट्रोल क्योंकि 2 साल बाद जाएगा, हम इस 4000 पे आने वाले 2 साल 6%, इम्प्लिसिट मत लीजिए, इम्प्लिसिट नहीं, कस्टमर क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे होता है. 6% के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाएंगे कि इंटरेस्ट 4000 के ऊपर 6%, 240. देखिए वहां 494 है, वो 2 साल का है, 2 साल का है. 4000 में 240 मैंने आपको बोला, 4000 में 240 मेकिंग इट 4240. और 4240 में अगेन हम लोग इंटरेस्ट कंपोनेंट लेंगे, क्या रेट से ले रहे थे? 6% से 254. तो 250 और 240 और 250 का टोटल लेंगे तो 494 हो जाएगा. अगर आप 11.8% डायरेक्ट लेते हैं तो भी वो वही अमाउंट होता है, कंफ्यूज मत होना, हम 6% ही ले रहे हैं 2 साल में. और फाइनली जब हम उसे गुड्स देंगे तब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 4494 की. सो वी डोंट रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर 5000, वी रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर 4494. इज दैट क्लियर? ठीक है, वो ये क्वेश्चन आपको बता रहा है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं.
एक्सप्लेन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। कैलकुलेशन करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का। बड़ा ही सिंपल सवाल है। 1,00,000 शेयर्स आपके पास पड़े हैं, ये साल भर के लिए आउटस्टैंडिंग थे। 75,000 शेयर्स आपने 15 जून को इशू किए, तो ये आपके पास आउटस्टैंडिंग कब से रहे? 15 जून से 31 मार्च तक। डेज में कैलकुलेशन करना, डेज में डिवाइडेड बाय 365 बेसिस पे। ठीक है, तो पहला तो 365 डेज पूरा आउटस्टैंडिंग था, दूसरा वाला 290 दिन हो रहा है। ऐसे ही बाकियों को भी डेज बेसिस पे करेंगे। बायबैक जब आप कर रहे हैं, बायबैक 22 फरवरी, तो बायबैक का रिवर्स कैलकुलेशन होगा। 28 दिन होते हैं, 28 में से 21 गए, 7 दिन हुए फरवरी के। अच्छा 22 भी काउंट होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 22 जो डेट है वो भी काउंट होगी। वैसे ही ऊपर भी 15 जून भी काउंट होगा, 8 नवंबर भी काउंट होगा आउटस्टैंडिंग डेज में। बायबैक में रिमेनिंग डेज देखिए, तो फरवरी के 7 दिन बाकी और मार्च के 31 दिन, दोनों मिला के 38 डेज। तो 38 डेज के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये माइनस करना है, क्योंकि आपने ऊपर 1,75,000 50,000 इनको लेते समय आपने पूरे डेज के लिए आउटस्टैंडिंग ले लिया, इसे रिमेनिंग पूरे डेज के लिए, उन्हीं में से कोई एक शेयर बायबैक हुआ है, इसीलिए रिमेनिंग को वैसे माइनस कर रहे हैं 38 डेज के बेसिस पे। सो 38 डिवाइडेड बाय 365 आपने 2082 शेयर्स माइनस किए। आई होप इट इज क्लियर। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट CSR। तो मैं CSR को थोड़ा सा कर रहा हूँ इग्नोर, आप पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ खास रेलिवेंट उसमें नहीं रहता। तो इसके साथ हम लोग ये वाला पार्ट भी एंड करते हैं। आई होप ये पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर रहा होगा। अगेन आई विल रिक्वेस्ट सब्सक्राइब द चैनल। एंड एक और चीज जो मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, अगले आने वाले वीडियोस जो मुझे बनाने हैं, मुझे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करना है। कमेंट्स में लिख दीजिए कि मुझे कौन सा वाला स्टैंडर्ड कवर करना है और उस स्टैंडर्ड के अंदर कौन सा कंसेप्ट। पूरा स्टैंडर्ड मत बोलिए, पॉसिबल नहीं हो पाता, पर एक स्टैंडर्ड में कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको लगता है कमेंट में लिख दीजिए, या कमेंट में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आगे, और वो वाले वीडियोस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।